प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड पढ़ेंगे। पीछे वीडियो में हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड बताया था। आज हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज, जहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टेट को लेते हैं तो कैसा होता है। कार्बोक्जिलिक एसिड में C1 से C10 यानी मेथेनोइक एसिड से लेकर डेकानोइक एसिड तक के जो भी कार्बोक्जिलिक एसिड है ये सभी के सभी कलरलेस लिक्विड होते हैं। और इसके बाद जितने हायर कार्बोक्जिलिक एसिड हैं वो सॉलिड होते। वैक्सी सॉलिड होता है, वैक्सी मोम की तरह ठोस होता है, कलरलेस होता है। और उन सब एसिड्स को हम लोग ऐसे भी फैटी एसिड बोलते हैं। हायर एसिड्स को फैटी एसिड बोला जाता है। तो इस तरह से हमने स्टेट देखा। आइए ऑर्डर और स्मेल अर्थात गंध कैसी होती है। तो फॉर्मिक एसिड से लेके प्रोपेनोइक एसिड तक, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड तक थोड़ी तीक्ष्ण गंध होती है। उसके बाद के जो एसिड्स आते हैं यहाँ तक कि अगर बात करें हम बेंजोइक एसिड की तो वो भी गंधहीन होता है। अर्थात ब्यूटेनोइक एसिड से शुरू होकर आगे के जितने भी एसिड्स हैं तथा बेंजोइक एसिड सभी गंधहीन होते हैं, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, स्मेललेस होते हैं। और बेंजोइक एसिड की जहाँ बात करोगे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो देखो कार्बोक्जिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो यू नो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड जितने भी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, चूँकि देखो जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर ये कार्बोक्जिलिक एसिड है और ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अपना, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और इस स्थिति में ये क्या करेगा तो कार्बोक्जिलिक एसिड को घोल लेगा। अर्थात जो छोटे कार्बोक्जिलिक एसिड है ये जल में पूरी तरह घुलनशील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैसे वैसे कार्बोक्जिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी वाटर में घट जाती है। दूसरी बात यह भी है कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें कार्बोक्जिलिक एसिड पूरी तरह घुलनशील होता है। कोई भी कार्बोक्जिलिक एसिड ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा, सब घुलेगा। एक और ख़ास बात है कि कार्बोक्जिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अपने ही सेल्फ मॉलिक्यूल के साथ ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, देखो ये एक कार्बोक्जिलिक एसिड है, दूसरा ये एक कार्बोक्जिलिक एसिड है। तो यहाँ O और H के बीच इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ H और O के बीच इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये डाइमर बनता है। डाइमर यानी दो मॉलिक्यूल, डाई मीन्स दो, मर मीन्स मॉलिक्यूल। टू मॉलिक्यूल्स एक साथ ज्वाइंट कर जाते, एसोसिएट कर जाते। ये तीनों फेजेज में यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेजेज में ये डाइमराइजेशन करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डाइमर बनाता है, डाइमर फॉर्म करता है। ये है कार्बोक्जिलिक एसिड। आते इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसा कि आपने देखा कि ये बॉइलिंग पॉइंट्स इसका इस बात पे निर्भर करेगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कितना स्ट्रांग होगा। तो जब ये, अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करी, इसका मतलब है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग है। दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। एल्कोहल से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, लेकिन जैसे अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर से थोड़ा कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, बट हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हम लोगों ने देखा इसके भौतिक गुणों को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। आइए अब जरा केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हम नाम लेते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड, एसिड, तो डियर एसिड का नेचर क्या होता है। एसिड का नेचर है कि वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। तो ये भी जितने भी कार्बोक्जिलिक एसिड हैं ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो एक कैरेक्टर है कि ये एसिडिक है, लेकिन बिक एसिड है, बिक एसिड है। अब अगर हम इसके रिएक्टिविटी की बात करें, जैसे तुम जानते हो कि जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको अगर हम डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट मिनरल्स एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या करता है, मेटालिक साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। सिमिलरली ये कार्बोक्जिलिक एसिड भी ऑलरेडी डाइल्यूटेड और ये बिक एसिड है,
तो ये भी किसी मेटल, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, इन सबों से ये रिएक्ट करेगा और उसका करस्पॉन्डिंग साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। देखो यहाँ सोडियम के साथ हमने एसिटिक एसिड की अभिक्रिया कराई है, सोडियम एसीटेट, और कौन सा गैस दिया, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से बेंजोइक एसिड को हमने पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराया है, तो क्या दिया, पोटेशियम बेंजोएट और हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस देता है, ये प्रूव करता है कि ये एसिड और मिनरल्स एसिड से कमजोर है लेकिन अच्छी एसिड है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो एसिड बेस से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देता है। ठीक उसी तरह से कार्बोक्जिलिक एसिड भी वही बात है। अब कार्बोक्जिलिक एसिड को बेस लाइक NaOH के साथ अगर करते हो तो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट। यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है बेस के साथ। यहाँ भी देखो हमने बेंजोइक एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है, कुछ नहीं करना है, दोनों बिक एसिड्स और बिक बेस है। आराम से इसने क्या बनाया, अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट और वाटर, यानी साल्ट और वाटर, अमोनियम साल्ट है ये। तो ये बात। तीसरी बात, एसिडिक फॉर्म के लिए पहले से जानते हो कि किसी भी मिनरल्स एसिड को भी यदि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो साल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो एसिटिक एसिड को हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया है। जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया है, सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल बात याद रखना, जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी कार्बोक्जिलिक एसिड तो देगा करस्पॉन्डिंग मेटालिक साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ देखो एसिटिक एसिड को फिर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराया, क्या दिया, सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने इसके एसिडिक कैरेक्टर को देख लिया कि हाँ एसिड है, तो ये एसिड के सभी कैरेक्टर फॉलो करता है कि नहीं, यस, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एसिड इज फॉलोड बाय कार्बोक्जिलिक एसिड। बहुत जरा रिएक्शन भी थे, एल्कोहल देखते हैं। एल्कोहल वाले रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। क्या है उसमें, पहले से याद होगा, किसी कार्बोक्जिलिक एसिड को यदि हम एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करता है और क्या बनाता है, ईस्टर। ये देखो इथाइल एसीटेट बनाया और वाटर रिलीज किया। इसी तरह से यहाँ हमने बेंजोइक एसिड को मेथेनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया है, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज किया और क्या बनाया है, मिथाइल बेंजोएट। अब ध्यान देते हैं PCl5 और SOCl2 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तुम याद होगा एल्कोहल के केस में हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराया था तो एल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl दिया था। यहाँ पे एल्कोहल के साथ ये कार्बोनिल ग्रुप है, पहले बताया था, ये कंबाइंड फॉर्म में, तो ये OH वाला पार्ट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हमारा, ये बनाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, दैट मीन एसिड क्लोराइड, POCl3 और HCl बाई प्रोडक्ट। उसी तरह से याद करने के लिए R C डबल बॉन्ड OH इसको सजा दो, Cl PCl3 को O के सामने रख दो, Cl के सामने रख दो और सबको देखो HCl बन गया बाय प्रोडक्ट, POCl3 बाय प्रोडक्ट और ये आपका मेन प्रोडक्ट। इस तरह याद कर सकते हो। इसी तरह से यदि थायोनिल क्लोराइड से हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया कराते थे, देखो एल्कोहल यहाँ कंबाइंड फॉर्म में, तो यहीं से अभिक्रिया होगी OH पार्ट से, ये कार्बोनिल ग्रुप से अभिक्रिया नहीं हो रही। तो जैसे ही ये करता एल्कोहल से करता था तो क्या बनाता था, ये बनाता था क्लोरोएल्केन या एल्काइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl। यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे क्या बनाएगा, एसिड क्लोराइड, जैसे हमने एसिटिक एसिड से करा है तो क्या बनाया, एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस, ये दोनों गैस बाहर, तो प्योर फॉर्म में हमको एसिड क्लोराइड मिलता है और ये बेस्ट तरीका है बनाने का। तो इस तरह से हमने PCl5 और SOCl2 से रिएक्शन देखा। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया तुम जानते हो अमोनिया बेस है। अब इसलिए अमोनिया जब बेस है तो क्या होगा कि जब कार्बोक्जिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा कि ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा और ये H
H पॉजिटिव आयन देगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को देगा। जैसे ये हाइड्रोजन को देगा तो ये कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाएगा, ये अमोनियम साल्ट बनाएगा। देखो ये अमोनियम एसीटेट बनाया, लेकिन इस अमोनियम एसीटेट को यदि हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये बॉन्ड क्लीव करके क्या बनाता है, ये एमाइड, क्रॉसपॉन्डिंग एमाइड। देखो एसिटामाइड बना है, एसिटामाइड या इथेनामाइड कर सकते हो, और वाटर रिलीज करता है। शॉर्ट फॉर्म में इस रिएक्शन को हम सीधा लिख सकते हैं कि यदि अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म किया जाता है तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एमाइड और वाटर बनाता है। ये में ड्राइवल टर्म को छोड़ देंगे, इसकी जरूरत कभी कदाल आती है। याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ हीटेड विथ NH3 अमोनिया इट गिव्स क्रॉसपॉन्डिंग एमाइड एंड वाटर। सिमिलरली यहाँ भी देखो बेंजोइक एसिड को हमने हीट किया है अमोनिया के साथ, तो क्या बनाया, ये बेंजीनामाइड और वाटर। इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी ज़रूरत आती है हमें। और आगे बात करते फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, देखो इसमें अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में दोनों में OH, C डबल बॉन्ड OH, तो ये OH जो है अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं एक साथ और उसको अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करोगे तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके ये एक मॉलिक्यूल वाटर को रिलीज कर देगा। और जैसे ही एक मॉलिक्यूल वाटर को रिलीज करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CH3 फ्रॉम एयर, यहाँ से, और ये क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड यू कैन से। तो इस तरह से हम लोग अगर अधिक मात्रा में एसिड को लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को, और उसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको क्रॉसपॉन्डिंग एसिड एनहाइड्राइड मिलता है। जैसे यहाँ देखो बेंजोइक एसिड है, अब दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में हमने गर्म करा तो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ रिलीज करेगा, ये दोनों बॉन्ड टूटा है तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, गौर करना, तो क्या बना देगा, ये देखो बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, और वाटर रिलीज करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड तक देखा। कुछ और केमिकल रिएक्शंस बाकी है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अच्छे से करना, जितनी अच्छे से करोगे, नोट्स लिखने के साथ साथ इसको जितनी रिपीट करके पढ़ोगे वो उतना बेनिफिशियल होगा। और जब पढ़ोगे तभी कमेंट्स करोगे, कोई कमेंट्स नहीं आता है, तुम लोग और लोगों को फ़ायदा नहीं देते हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जितना अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो, दूसरे को करो, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। थैंक यू।